दोस्तों, हम रोज़ एक नए टॉपिक के साथ आते हैं और आज भी हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ही कॉमन है, डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ हर दूसरे या तीसरे इंसान को है और हर इंसान, चाहे वो बुज़ुर्ग हो चाहे वो छोटा हो, किसी ना किसी को तो हो ही जाती है। और बुज़ुर्गों को कहते हैं ज़्यादा होती है, बट आज हम डायबिटीज़ इन टीनेजर्स की बात कर रहे हैं कि टीनेजर्स में भी डायबिटीज़ होती है और उन्हें कैसी होती है, क्यों होती है, सिम्टम्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होती है, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो डॉक्टर, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ इन टीनेजर्स, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि डायबिटीज़ होता क्या है। अगर खून में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो, कारण कुछ भी हो, तो इसको हम आम भाषा में डायबिटीज़ कहते हैं या डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं जी। ये डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 भी हो सकती है और टाइप 2 भी हो सकती है। टाइप 1 जो डायबिटीज़ है वो छोटे बच्चों में होती है, जहाँ पर बिल्कुल पैंक्रियास काम नहीं करते और इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है। आमतौर पर 90% केसेस डायबिटीज़ के टाइप 2 डायबिटीज़ के होते हैं, जो हम यूजुअली 40 साल से ऊपर वाली उम्र में ये केसेस देखते हैं। तो 2 टाइप ऑफ डायबिटीज़ होती हैं जैसे कि आपने बताया, और जो टाइप आपने बताया कि 40 साल से बाद होती है ये नॉर्मली। तो रीज़न क्या होता है, कारण क्या होता है कि क्यों डायबिटीज़ अगर ब्लड में है या पैंक्रियास का जो आपने रीज़न बताया, कारण क्या होता है इन सब का? जैसे आपने अभी बात की टीनेजर्स के बारे में, डायबिटीज़ की शुरुआत यूजुअली टीनेजर्स इस एज में शुरू हो जाती है, पर इसका जो इफेक्ट है और जो इसकी मैनिफेस्टेशन है वो यूजुअली 40 साल के बाद आती है जी। अब ये क्यों होती है, इसका आंसर आज तक एग्जैक्ट डॉक्टरों को भी नहीं पता है, पर इसका कारण जेनेटिक भी हो सकता है अगर माँ बाप को डायबिटीज़ है, और ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ भी है जिसमें जो टीनेजर्स यंग एज में ओबेसिटी है, जिनको मोटापा रहता है, जो डाइट कंट्रोल नहीं करते, जंक फूड खाते हैं और जिनकी सीडेंटरी लाइफ हैबिट्स हैं, गेम्स कम खेलते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, तो ये एक लाइफस्टाइल जो है ये बहुत बड़ा कारण है उनकी बाद वाली एज में डायबिटीज़ आने के लिए। तो जैसे कि आपने बताया कि इसका कारण एग्जैक्टली अभी तक पता नहीं है, बट लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जेनेटिक हो सकता है। कई केसेस में देखा जाता है कि माँ बाप को, जैसे आपने बताया, तो बच्चे को हो जाती है। और लाइफस्टाइल डिजीज़ तो पक्का ही है, क्योंकि लोग आजकल जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, तो हम हर चीज़ घर बैठे करना चाहते हैं, ईजी वे में करना चाहते हैं और अवॉइड करना चाहते हैं एक्सरसाइज और काम काज, तो वो भी हो सकता है। तो डॉक्टर्स, जैसे कि आपने लाइफस्टाइल का एक कारण बता दिया, तो टीनेजर्स में सिर्फ क्या लाइफस्टाइल ही कारण है कि ये हो रहा है कि और कुछ भी हो सकता है? अगर लाइफस्टाइल टीनेजर इस एज में, एज ग्रुप में बदला जाए और ये जो यंग बच्चे हैं ये डाइट के ऊपर कंट्रोल रखें और अपना मोटापा कंट्रोल रहें और एक्सरसाइज रेगुलरली करें, तो ये काफ़ी चांसेस हैं कि ये लेटर स्टेजेस में इनको डायबिटीज मैनिफेस्ट नहीं करेगी। मतलब डायबिटीज इज ए प्रिवेंटेबल डिजीज एंड वी कैन प्रिवेंट बाय आवर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। जी, तो इसमें खाने का भी कुछ पार्ट होता होगा क्या? वो लोग खाते हैं क्योंकि पैक्ड फूड खाते हैं, कुछ उसका भी है इम्पैक्ट कि नहीं? बिल्कुल, खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी खाना हमें ओबेसिटी के लिए प्रमोट करता है, ओबेसिटी प्रमोट करता है, जैसे जंक फूड्स हो गए, हाई शुगर डाइट्स हो गई, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट्स होगी, तो ये सारे ऐसे खाने हैं जो हमें एक डायबिटीज की तरफ लेके जाते हैं। और जो खाने जैसे हाई फाइबर डाइट है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब वो खाने हैं जो ब्लड में शुगर की मात्रा को कम करते हैं और आने वाले टाइम में डायबिटीज ना हो इसकी तरफ प्रमोट करते हैं जी। तो ये भी एक लाइफस्टाइल का हिस्सा है जो लोग आजकल पैक्ड फूड खाते हैं और उन्हें शायद मालूम नहीं, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद हम ज़्यादा मॉडर्न हो गए, बट उन्हें ऐसा मालूम नहीं है कि वो उनकी बॉडी को ही ख़राब कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। लोगों को इनफैक्ट कई बार ये नॉलेज नहीं होती कि व्हाट इज़ जंक फूड। जंक फूड एक ऐसा फूड है जिसमें हम चाहे पिज़्ज़ा डालें, चाहे बर्गर डालें या और जो मार्केट में चीज़ें उपलब्ध हैं, ये हम उस खाने को कहते हैं जो बड़ा खाने में टेस्टी लगता है, पर इसमें हाई क्वांटिटी ऑफ शुगर है और हाई क्वांटिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल है और इसमें सॉल्ट ज़्यादा है, तो ये इट लीड्स टू ओबेसिटी, जंक फूड। तो वही है, जंक फूड अवॉइड करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल खाने के साथ लाइफस्टाइल में और चेंजेस, एक्सरसाइज हो गई जैसे डॉक्टर ने बताया, और बाकी सब कुछ अगर हम कंट्रोल में रखें तो डायबिटीज़ टीनेजर्स में कम हो सकती है। तो डॉक्टर, अगर हम पूछें कि कितने केसेस आ जाते हैं, अगर हम स्पेशली टीनेजर्स की बात करें, तो कितने आ जाते हैं हॉस्पिटल में? जहाँ तक ओबेसिटी का ताल्लुक है, आजकल टीनेजर्स में ओबेसिटी बहुत कॉमन है और हमारी ओपीडीज में टीनेजर्स मोस्टली ओबेसिटी की वजह से आते हैं, जो एडोलेसेंट्स आते हैं। इस एज में अगर हम इनका ब्लड शुगर टेस्ट करें तो वो या तो प्री डायबिटीज़ में आते हैं या उनकी शुगर उस समय नॉर्मल आती है। पर यही वो लोग हैं जिनकी आज से 10 साल के बाद, क्योंकि डायबिटीज़ इनिशियली मैनिफेस्ट नहीं करती जी, 10-15 साल इसके कोई साइन सिम्टम्स नहीं आते जी, तो ये मैनिफेस्ट 30-40 एज की बात करती। टीनेजर्स आर बेसिकली प्री डायबिटिक्स, ये डायबिटीज़ को एक्सपोज्ड हैं और आने वाले टाइम में इनको डायबिटीज़ होने वाली है जी। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रिवेंट डायबिटीज़ व्हेन वी स्टार्ट एक्टिंग
इन टीनेज। जी, ओबेसिटी का आपने कारण बताया, क्योंकि तब नॉर्मल आती है तब अच्छी तरह टेस्ट नहीं हो पाती है। आपने बताया कि बाद में इफेक्ट जाके इसका होता है, तो ओबेसिटी भी एक कारण हो सकता है उसका। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है अगर टीनेजर लड़कों और लड़कियों की बात करें तो किस में ज़्यादा है चांसेस हैं, किसका ज़्यादा रिस्क है डायबिटीज़ होने का? डायबिटीज़ लड़कों और लड़कियों दोनों में बराबर होती है, पर ओबेसिटी ज़्यादा लड़कियों में देखी गई है, और क्योंकि इन्हीं लड़कियों ने आगे जाके प्रेग्नेंट होना है, और प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ बड़ी कॉमन है जी। जो भी लड़कियां आज की डेट में वज़न उनका ज़्यादा है और उनका डाइट कंट्रोल नहीं है, जंक फूड ज़्यादा खाती हैं, और ये बच्चे जब बड़े होके मैरिज के बाद प्रेग्नेंट होती हैं तो इनमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ बहुत कॉमन होती जा रही है। ये उस प्रकार की डायबिटीज़ है जो प्रेगनेंसी में अपीयर होती है और प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद ये डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है, पर एट द सेम टाइम इसके बच्चे को और माँ को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो जैसे कि डॉक्टर ने बताया लड़कों से ज़्यादा लड़कियों में चांसेस होते हैं डायबिटीज़ होने के, और जैसे जब आप बड़े होंगे, आप कंसीव करने की कोशिश करेंगे, प्रेग्नेंट होंगे, तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है लड़कियों में। अब हम जानते हैं इसके सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम्स की कैसे हम पहचान सके कि हाँ हमें डायबिटीज़ हो रहा है या होने के चांसेस हैं। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है उसको डायबिटीज़ है या नहीं। जी। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है, अगर ये 10 साल भी शरीर में रहती है तो इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या सिम्टम्स हैं वो बड़ी लेट अपीयर होती है। इसलिए काफ़ी ऐसे लोग हैं जब उनको टेस्ट करते हैं, ब्लड शुगर उनकी जांच करते हैं, तो उनको खुद पता नहीं होता कि उनको डायबिटीज़ है या उनकी ब्लड शुगर ज़्यादा है। सो मात्र एक ही साधन है जिस द्वारा हम किसी भी इंसान में ये बता सकते हैं उसको डायबिटीज़ है कि नहीं, वो ब्लड शुगर टेस्ट कराना। ब्लड शुगर कई प्रकार से टेस्ट किया जा सकता है, जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर किया जा सकता है, खाना खाने के 2 घंटे के बाद किया जा सकता है, और एक ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है वो किया जा सकता है, ग्लूकोज देने के बाद किया जा सकता है, और इनकी एक फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं। जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर अगर 126 से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब उसको डायबिटीज़ है और उसको शायद ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जी। पर अगर 110 से और 126 के बीच में है तो इसका मतलब वो ही इज़ एट रिस्क टू डेवलप डायबिटीज़ लेटर, ही इज़ प्री डायबिटिक जी। और ऐसे ही जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है इसमें कुछ मात्रा ग्लूकोज की दी जाती है और उसके 2 घंटे के बाद जांच की जाती है। अगर ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब इनको शुगर की शिकायत है, डायबिटीज़ की शिकायत है और इनको ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए। हालांकि कई सिम्टम्स हैं जिससे हमें आइडिया लग सकता है, हालांकि ये बड़ा लेट अपीयर होते हैं। जैसे अगर किसी का शरीर थका रहता है जी और शाम के वक्त उसको ऐसा लगता है काम करना बड़ा मुश्किल है, जो बड़ी कॉमन कंप्लेंट है आजकल। और अगर किसी को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, उसको बार बार पानी की आवश्यकता पड़ती है, या किसी को पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, बार बार उसको पेशाब जाना पड़ता है, या अगर किसी इंसान को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, खाना खाता है फिर दोबारा से भूख लगती है, या बिना किसी कारण से किसी का वेट लॉस होता है, तो ऐसे व्यक्तियों में ये सोचा जा सकता है कि उनको शुगर इमीडिएटली अपनी टेस्ट करानी चाहिए और ये डायग्नोज करना चाहिए कि उनको डायबिटीज़ है या। सिम्टम्स बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ में, क्योंकि इसका इफेक्ट काफ़ी लेट होता है, 10 सालों बाद। जैसा कि आपने बताया कि 10 सालों बाद पता चलता है कि है, तो सिम्टम्स पहचानने बड़े ज़रूरी हैं। जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि आपने बताया अभी कि अगर आपका वेट एकदम से लूज हो जाए, आपको भूख दोबारा लग रही है, दोबारा भूख लग रही है, प्यास लग रही है और आपको दोबारा वॉशरूम जाने की ज़रूरत है और आपको लगता है कि आप में थकावट आपको बहुत ज़्यादा होती है, तो ज़रूरी है कि आप डायबिटीज़ अपनी चेक करा लें और एक बारी तसल्ली रखें कि आप ठीक हैं। हाँ, इसमें ये बड़ा ज़रूरी है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट जी। यानी कि अगर हम डायग्नोस लेट करेंगे तो उस समय तक कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी होंगी। अगर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी तो उनका ट्रीटमेंट बहुत महंगा भी है और बहुत मुश्किल भी है और उसका फ़ायदे होने के चांसेस कम है। अर्ली डायग्नोसिस अगर हम करते हैं तो बेसिक से ट्रीटमेंट के साथ और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ हम सारी कॉम्प्लिकेशंस को पोस्टपोन कर सकते हैं और ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ बिता सकते हैं जी। तो डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया ये सिम्टम्स बहुत कॉमन है, किसी को भी हो सकते हैं ये जो आपने सिम्टम्स बताए, तो ज़रूरी है कि मतलब हर इंसान को किसी ना किसी टाइम पे ये टेस्ट करवा ही लेना चाहिए। जैसा आजकल हम देख रहे हैं और डायबिटीज़ एक एपिडेमिक के रूप में बढ़ रही है, इससे तो यही लगता है कि हर इंसान को 30 साल के बाद तो अवश्य एक बार अपनी ब्लड शुगर की जाँच करानी जी। तो जैसे डॉक्टर ने बहुत अच्छी बात बताई, हर व्यक्ति को 30 साल के बाद अवश्य अपनी ब्लड शुगर की जाँच करवानी चाहिए, जिससे आप हेल्दी रहेंगे, आपको और बीमारियां भी प्रिवेंट होंगी। तो डॉक्टर, डायबिटीज जैसे और बीमारियों से याद आया, डायबिटीज से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी होंगी, कॉम्प्लिकेशंस भी इसकी बहुत सारी होंगी। डायबिटीज तो कॉम्प्लिकेशंस की जड़ है। अगर एक दीमक के प्रकार में है, अपने आप में डायबिटीज कोई बीमारी नजर नहीं आती, पर इसकी पहचान इसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह, जैसे ये बॉडी के कुछ ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, हार्ट को अफेक्ट करता है तो हार्ट अटैक्स डायबिटिक्स में बहुत ज्यादा होने के चांसेस हो। ये किडनीज को अफेक्ट करता है तो किडनी फेलियर एंड स्टेज
रीनल डिजीज़, ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। और ये आइज़ को अफेक्ट करता है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो विजन कम होना, ये इसकी प्रॉब्लम्स है। फिर डायबिटिक्स में ब्रेन को अफेक्ट करता है तो स्ट्रोक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो बेसिकली बॉडी के किसी भी ऑर्गन को, क्योंकि इसने ब्लड वेसल्स में ब्लड की सर्कुलेशन कम करनी है, तो किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। पर हार्ट, आइज, किडनीज और ब्रेन, ये कॉमन ऑर्गन्स हैं जहाँ पर डायबिटीज अफेक्ट करता है। तो डायबिटीज़ अगर होगा कहीं ना कहीं तो ज़रूर इफ़ेक्ट करेगा किसी ना किसी बॉडी पार्ट को, और बॉडी पार्ट का फंक्शन करना, जो उसका मेन फंक्शन है, वो इफ़ेक्ट होगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाएगी बाद में। तो अब जानते हैं डॉक्टर, डायबिटीज़ तो हर इंसान को अगर हम देखते हैं जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, तो हर इंसान को हो ही जाती है। मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब मेजॉरिटी लोगों में हो ही जाती है। तो क्यों ज़रूरी है हम इसको ऐसे इग्नोर ना करें और इसका ख्याल रखें अच्छे से? मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सभी को हो जाती है। पहले से इसकी जो इंसिडेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हमें इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। स्पेशली इंडिया में तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पर अगर हमारी इंडियन पॉपुलेशन अपना ख्याल रखे और जो भी इसके प्रिकॉशंस हैं, जैसे वेट अपना कंट्रोल में रखें, सेडेंटरी लाइफ ना बताएं, एक्टिव एक्सरसाइज करें, योगा करें, डेली वॉकिंग करें, जिम में जाएं, तो ये हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और हमारी पॉपुलेशन इससे बच सकती। पर इसमें कोई शक नहीं कि इसमें जो पहले मरीज थे, चाहे हमारी डायग्नोसिस बेहतर हो गई अब, तो अब डायग्नोसिस बहुत सारे लोगों को जब हम टेस्ट करते हैं तो डायबिटीज़ पाई जाती है। जी, तो डॉक्टर ने जैसे बताया कि पहले इतना कॉमन नहीं था, बढ़ रहा है क्योंकि लाइफस्टाइल के कारण भी और बाकी चीज़ों के कारण भी। तो प्रिवेंशन के आपने कुछ चीज़ें बताई थी, अब मैं चाहती हूँ कि प्रिवेंशन के थोड़े टिप्स दे दें लोगों को, ताकि वो प्रिवेंट कर सके अपने डायबिटीज़ को पहले ही। बड़ी हेल्दी लाइफस्टाइल इसका मेन प्रिवेंशन का तरीका है। हैव ए हेल्दी लाइफस्टाइल, इट इज़ नोन एज ए लाइफस्टाइल मॉडिफाइबल डिजीज। एक्टिव लाइफ बताएं, डेली सैर को जाएं, एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन जरूर सैर करें या एक्सरसाइज 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करें। जिम जाके भी एक्सरसाइज की जा सकती है, कोई गेम खेल के भी एक्सरसाइज की जा सकती है। दूसरा है डाइट के ऊपर कंट्रोल। ऐसे सारे खाने जिनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हाई होती है या शुगर बहुत ज़्यादा होता है, ऑयली फूड्स, ट्रांस फैट्स वाला फूड, ये अवॉइड करना चाहिए। जिसमें बेहतर जो बर्गर्स हो गए, मिठाइयाँ हो गई, ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और हाई फाइबर डाइट, जिसमें सब्जियाँ और फल आ गया, दिन में 3-4 बार अगर हम हेल्पिंग्स लेते हैं, फ्रूट खाते हैं, तो ये भी बड़ा पॉजिटिव तरीका है। और इसके अलावा स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग करने से और अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा लेने से डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आजकल की लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, हर इंसान स्ट्रेस से जूझता है, तो ये स्ट्रेस को कम करने का ख्याल हर इंसान को देखना चाहिए। आप स्ट्रेस को सैर करके, किसी अच्छी कंपनी में बैठ के, या जैसा मेडिटेशन करके, या मन को जैसे आपके रिलैक्सेशन मिलते हो उस ढंग से आप मन को रिलैक्स करके स्ट्रेस कम करना चाहिए। और एक सोशल बिहेवियर इंप्रूव करना चाहिए। अपने आस पड़ोस के लोगों से बैठ के, अपनी आयु के लोगों के साथ बैठ के डिस्कस करें, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम रहे। बहुत अच्छे और ज़रूरी टिप्स बताएं, जो कि नॉर्मली उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। नॉर्मली जो अगर आप फॉलो करोगे तो आप कर सकते हो और बहुत इजी है। कुछ ये नहीं है कि आपको बस खाने में आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, बाकी सैर के लिए और एक्टिव लाइफस्टाइल तो आप जी सकते हो। और जैसे कि डॉक्टर ने बताया, स्ट्रेस बहुत मेन कारण है और लोग बहुत इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, समझते हैं खाने से ही होता है या हर चीज़ से ही होता है, बट स्ट्रेस बहुत ज़रूरी है, कारण है। जैसे कि आपने बताया, अगर हम स्ट्रेस को कंट्रोल कर लें तो हम डायबिटीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं, हमने डायबिटीज़ बढ़ने की बहुत बात की, अब हम जानते हैं अगर डायबिटीज़ कम हो जाए तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। ब्लड शुगर कम होने को हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। डायबिटीज़ की सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन हाइपोग्लाइसीमिया मानी जाती है, क्योंकि इससे इमीडिएटली डेथ होने के चांसेस भी हो सकते हैं। सो इसको पहचानना और अर्ली स्टेज में पहचानना बड़ा ज़रूरी है और इसका इलाज भी बड़ा सिंपल। अगर शुगर कब होगी, हाइपोग्लाइसीमिया कब होगा, जबकि या तो हमने डोज जो अपनी मेडिसिन की है वो ज़्यादा खा ली है, या हमने इंसुलिन का इंजेक्शन ज़्यादा मात्रा में ले लिया है, या हमने मेडिसिन खाने के बाद खाना नहीं खाया है, या फिर हमने खाना पर्याप्त नहीं खाया पर हम अपने काम में लग गए, हमने लंबी एक्सरसाइज की, गेम खेली या कहीं बाहर सैर की और काम करते रहे। तो ये सब शो करते हैं कि हमें ब्लड में शुगर कम हो सकती है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? यूजली पसीना आना, पैल्पिटेशंस, मन घबराना, दिल धड़कना और शरीर थका थका लगना, मुंह सूखना, ये इसके इनिशियल लक्षण हो सकते हैं। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने मेडिसिन खाई हैं और आपने इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया है या आपने काफ़ी देर से खाना नहीं खाया है, तो इमीडिएटली इसका ट्रीटमेंट ये है कि आप कोई मीठी चीज़ खाएं।
आप पानी में ग्लूकोज घोल के पिएं, आप कोई फल खाएं इमीडिएटली, आप अगर चीनी है तो वो लें थोड़ी सी, आप कुछ खाना खाएं इमीडिएटली जो भी आपके पास उपलब्ध है। सो हम डायबिटिक्स को सदा ये एडवाइस करते हैं कि वो अपने पास एक टॉफ़ी या गोदी या मीठी चीज़ साथ रखें, और अगर उनको कभी हाइपोग्लाइसीमिया का शक लगे तो उन्हें वो मीठी चीज़ इमीडिएटली लेनी चाहिए। ये लाइफ सेविंग है। शुगर कभी भी बढ़ जाए तो ये डेंजरस टू लाइफ नहीं है, पर शुगर अगर कभी भी कम चली जाए तो ये डेंजरस टू लाइफ हो सकती है। स्पेशली अगर 60 की मात्रा से अगर शुगर कम ब्लड में जाती है तो इसको हाइपोग्लाइसीमिया माना जाता है। जी, तो लिसनर्स सुना आपने, अगर आपकी डायबिटीज़ बढ़ रही है तो वो कंट्रोल भी हो सकती है, जैसे कि डॉक्टर ने बहुत सारे प्रिवेंशन टिप्स दिए। बट अगर आपको लगता है कि आपकी शुगर कम हो रही है, वो बहुत ही डेंजरस हो सकती है आपकी लाइफ के लिए, और ज़रूरी है आप उसका ध्यान रखें। तो डॉक्टर, जैसे हमने शुरू में एक बात की थी लड़कियों की, जब टीनेज गर्ल्स की हम बात कर रहे थे, तो आपने बोला था कि प्रेगनेंसी में भी हो सकती है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ की बात की थी, तो उसके बारे में कुछ बताएं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ एक बड़ी कॉमन कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उसमें ब्लड शुगर ज़्यादा अपीयर होती है। उसके लिए हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं और वो इम्पेयर्ड आता है और उसमें उसकी मात्रा ज़्यादा आती है, और बस जब डिलीवरी हो जाती है और उसके कुछ देर के बाद उसके ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल आ जाते हैं। यानी कि अगर हम ब्लड शुगर को टेस्ट ना करें प्रेगनेंसी में तो शायद हमें पता भी ना चले कि किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है कि नहीं। सो इसलिए एसेंशियल है कि हर डायबिटीज़ में इसको टेस्ट करना चाहिए और देखना चाहिए जेस्टेशनल डायबिटीज़ है कि नहीं, और शुगर कंट्रोल। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि शुगर ज़्यादा होने से, जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने से माँ को भी खतरा है और बच्चे को भी खतरा। बच्चे को खतरा है कि यूजुअली ऐसे बच्चे बड़े हैवी वेट होते हैं और उनका बर्थ वेट 4 किलोग्राम से ज़्यादा ऐसा हो सकता है, और माँ बाप कई बार ये सोचते हैं कि बच्चा बड़ा हेल्दी है, पर जब बच्चे का वजन ज़्यादा है तो ये एक इंडिकेशन है कि मदर की ब्लड शुगर इमीडिएटली जांच करानी चाहिए। फिर बच्चे में बर्थ एस्फिक्सिया के चांसेस ज़्यादा हैं, प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हैं, और ऐसी मदर्स को यूजुअली लाइफ में लेटर स्टेजेस में या नेक्स्ट प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हर प्रेग्नेंट लेडी को ये डायबिटीज़ अपनी टेस्ट करानी चाहिए। तो डॉक्टर, हमने ट्रीटमेंट के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में बात की, तो ट्रीटमेंट के बारे में इंजेक्शंस और अपने मेडिसिन का कुछ बताया था, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। यदि हमारी ब्लड शुगर किसी भी समय टेस्ट करने पे 200 से ज़्यादा आती है तो इससे हमें ये क्लियर पता चलता है कि हमें डायबिटीज़ की जो रोग है ये है, और अब हमें मेडिसिन लेनी पड़ेंगी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी साथ में करनी पड़ेंगी। तो इसकी कुछ बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध हैं। पहली तो ये बात कि दवाई सदा डॉक्टर की संपर्क में आके डॉक्टर की कंसल्टेशन से लेनी चाहिए, क्योंकि इतनी दवाइयाँ हैं और मार्केट में लोग बहुत सलाह देते हैं इसके बारे में, तो आपका जो भी निजी डॉक्टर है उससे एक बार बात करनी चाहिए। इसके बारे में अफवाहें भी बहुत हैं और व्हाट्सएप पे भी मैसेज बहुत आते हैं, तो जब तक आप कंफर्म ना करें तो ऐसी किसी चीज़ में ना जाएं या ऐसी किसी मेडिसिन में ना जाएं जो आपको कोई वंडर ट्रीटमेंट देती हो। इसके लिए एक बेसिक मेडिसिन होती है मेटफॉर्मिन, जो सरकार की तरफ से बड़े कम रेट में मिलती है। वो मेडिसिन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है। तो ये मेडिसिन, और भी मेडिसिन अगर आपके डॉक्टर ये समझते हैं कि और मेडिसिन दी जाए तो वो मेडिसिन शुरू करनी चाहिए, पर इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम रेगुलरली उस मेडिसिन को लें और साथ में मॉनिटरिंग ऑफ ग्लूकोज लेवल्स करें। आजकल सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज के लिए ग्लूकोमीटर मार्केट में उपलब्ध है। तो जो डायबिटिक्स पेशेंट हैं जिनकी ब्लड शुगर, जिनका ट्रीटमेंट पड़ गया, तो उनको अपनी शुगर लेवल्स टेस्ट करने चाहिए और ज़्यादा होने पे इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलें। अब दूसरी प्रकार की दवाइयाँ वो आती हैं जिसको हम इंसुलिन बोलते हैं, जो इंजेक्टेबल मेडिसिन हैं और जो खाने के रूप में या टैबलेट्स के रूप में नहीं ली जा सकती। ये भी जितने अच्छी हैं उतना ये ब्लड शुगर को एकदम से डाउन भी कर सकती हैं। सो ये अंडर सुपरविजन ऑफ ए कॉम्पिटेंट डॉक्टर ही लेनी चाहिए, और ये बहुत अच्छी मेडिसिन है इंसुलिन लगाना, इंजेक्शंस लेना, और इसमें कोई फियर की बात नहीं है। आजकल इतनी अच्छी सिरिंजेस हैं और इंसुलिन से बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, पर इसके साथ साथ अपने ब्लड शुगर को मॉनिटर करें और अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें, तो आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम हैं। जी, और इंसुलिन और मेडिसिन दोनों की बात करें तो दोनों डॉक्टर के संपर्क में आके डॉक्टर की कंसल्टेशन से ही लेनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे डॉक्टर, आपने एक बात की थी, एक मेडिसिन जो सरकार के द्वारा दी जाती है बहुत कम रेट में और इसका साइड इफेक्ट भी बहुत कम है, इसके अलावा या इसको मिला के सरकार कौन कौन सी सुविधाएं दे रही है डायबिटिक लोगों के लिए और डायबिटीज़ के लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नया प्रोग्राम है जिसको हम NPCDCS बोलते हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एंड स्ट्रोक। तो इसमें इन सब बीमारियों को रोकने के लिए प्रोविजन दिया जाता है, और डायबिटीज़ क्योंकि एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये एक दूसरे से फैलती नहीं है और इंसान उसी को नुकसान करती है जिसको है,
इसके लिए फ्री टेस्टिंग ऑफ ब्लड शुगर, अगर हम चंडीगढ़ का एग्जांपल लें तो यहाँ पर कई जगह पर जैसे 16 सेक्टर हॉस्पिटल है, मनी माजरा हॉस्पिटल है, 22 और 45 के हॉस्पिटल हैं जहाँ NCD क्लिनिक्स चलाए जाते हैं और इसमें ब्लड शुगर फ्री में टेस्ट की जाती है 30 साल से ऊपर व्यक्तियों की, और उनका ब्लड प्रेशर टेस्ट किया जाता है, और अगर उनको उनकी ओबेसिटी के लिए उनका वेट और हाइट नापी जाती है, क्योंकि ये सारे ताल्लुक़ रखते हैं आपस में, डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स हैं, और अगर इनमें से कोई भी गलत पाया जाता है तो आपको काउंसलिंग करके डाइट और ये सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताई जा सकती हैं। सरकार अभी ये भी प्लान कर रही है कि हम पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी करें डायबिटीज़ की, यानी कि हेल्थ वर्कर घर घर जाके लोगों से ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर टेस्ट कराए, और जिसकी रैंडम ब्लड शुगर 140 से ज़्यादा है उसको एडवाइस करे कि हॉस्पिटल में या अपने डॉक्टर से जाके पूरी जांच कराए, यानी कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ डायबिटीज़ की जाए। अगर आपके ब्लड शुगर ज़्यादा हैं तो उसको जल्दी पता किया जाए, उसका जल्दी ट्रीटमेंट किया जाए ताकि कॉम्प्लिकेशंस कम। तो काफ़ी अच्छी मेजर्स हैं सरकार द्वारा कि घर जाके भी आपने जैसे बताया, चलो सरकारी अस्पतालों में जैसे आपने बताया वो तो है, बट घर जाके भी जो टेस्ट करना है काफ़ी इनिशिएटिव है, सरकार बहुत अपनी तरफ से काम कर रही है ताकि लोगों को और प्रॉब्लम ना हो, जो इग्नोर कर रहे हैं उनको भी। हाँ जी, मैं ये समझता हूँ लोग लिटरेट होने के बाद भी इसमें इलिटरेसी या लिटरेट होने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो लोग लिटरेट भी हैं, पढ़े लिखे भी, उनको भी ये चाहिए कि अपनी ये ब्लड शुगर जाँच कराएं जब कोई कार्यकर्ता उनके घर में आता है, और अगर ये ज़्यादा पाई जाती है तो फिर वो अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें। जी, तो डॉक्टर जाते जाते हमारे लिसनर्स के लिए एक छोटा सा फाइनल मैसेज। मैं टीनेजर्स को भी और अडल्ट्स को भी और बच्चों को भी यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो बीमारियां हैं, सब बीमारियों की जड़ जो है ये डायबिटीज़ है, और अगर इसको प्रिवेंट करना है तो हमें बचपन में ही तैयारी शुरू करनी होगी। होने के बाद इसका इलाज करने से बहुत ज़्यादा अचीवमेंट नहीं मिलती, सो इसको प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ मेयरली ए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। और उसके लिए हर बच्चे को, हर टीनेजर को अपने को मोटा नहीं करना, बेस्टी नहीं करनी है, और उसके लिए हमें रेगुलर वेट मॉनिटर करना चाहिए और अपनी डाइट के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। हाई फाइबर डाइट जो फलों और सब्जियों में होती है वो आपके खाने में मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, और ये जो खाने ल्योर करते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जिसको आम भाषा में जंक फूड्स कहते हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए, और कोई ना कोई गेम जरूर खेलनी चाहिए। एक्सरसाइज का कोई जरिया, यंग एज है तो अच्छी गेम्स, आप बैडमिंटन या टेबल टेनिस या कोई भी गेम खेल सकते हो। अगर एज के हिसाब से अगर आप डेली सैर करते हो, ब्रिस्क वॉकिंग करते हो, वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। 30 से 40 मिनट आपको वॉकिंग करनी चाहिए, पर इस स्पीड से करनी चाहिए कि हल्का पसीना आपको आए, तभी उसका फ़ायदा है। सो अगर हम ऐसा करें तो हम काफ़ी हद तक डायबिटीज़ और इससे एसोसिएटेड हार्ट की प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। जी डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने कीमती टाइम टेबल में से समय निकाल के आए हैं और इतनी अच्छी और इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी दी, और उम्मीद है हमारे लिसनर्स इससे बेनिफिट कर सकें और कुछ लर्न कर सकें। शुक्रिया।